आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है, लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य हुआ यह देख के कि RSS का जो वार्षिक सम्मेलन चल रहा है पलक्कड़ में, केरला में, वहाँ पर जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं सुनील अंबेकर जी, जो उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उसमें ये कहा कि वे पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल का समर्थन नहीं करते क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। हम बात मानते हैं कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, लेकिन वो जो काम कर रही है क्या वो डेमोक्रेसी में जायज़ है? जिस प्रकार से ममता दीदी ने आज एक बिल लाया, देखिए सुनिए आप। लोग कहते हैं कि साहब के वहाँ प्रेसिडेंट रूल मत लगाइए। देखिए, प्रेसिडेंट रूल यदि नहीं लगाएंगे तो जनता तो पिसेगी। दायित्व है सरकार का जनता के प्रति, केंद्र सरकार का दायित्व है जनता के प्रति। धारा 355 संविधान की यही कहती है कि केंद्र सरकार का जनता के प्रति दायित्व है, और यदि लोकल कंडीशंस जो हैं इस प्रकार की हो जाए कि आतताई हो जाए वहाँ की राज्य सरकार, तो आंख मूंद के ये कह के नहीं बैठ सकते, ये कह के कि साहब कि ये तो जो है वो प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार होती है 5 वर्ष के लिए। वो 1 वर्ष में यदि मान लीजिए वो ये तय कर ले, ये डिक्लेयर कर दे, ये घोषणा कर दे कि वो जो है वो बांग्लादेश के साथ मिलने जा रही है, तो क्या केंद्र सरकार आंखें मूंद कर बैठी रहेगी? मुझे लगता है कि RSS को इस प्रकार की भाषणबाजी से, इस प्रकार के वक्तव्य से यहाँ पर बचना चाहिए था। क्यों बचना चाहिए था? तो शुवेंदु अधिकारी बता रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी इस समय ज़मीन पर हैं। शुवेंदु अधिकारी जो हैं, ये एक प्रकार का जो एक क्रांति आई हुई है ममता दीदी के विरुद्ध, उसको वहाँ पर ज़मीन पर लीड कर रहे हैं। क्या हमें उनके हाथ सुदृढ़ करने चाहिए या उनके हाथ निर्बल करने चाहिए? निश्चित रूप से सुदृढ़ करने चाहिए। हमें भी करने चाहिए, जो और लोग हैं इसमें उनको भी करने चाहिए। प्रेसिडेंट रूल के बारे में एक स्टैंडर्ड एक्सक्यूज़ दी जाती है कि मुंबई जजमेंट ने सरकारों के हाथ बांध दिए। कोई हाथ नहीं बांधे हैं, बिल्कुल पक्का निरा झूठ है ये। केवल इस मामले में सरकारों के हाथ बांधे हैं मुंबई जजमेंट ने कि वे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का निर्णय जो है वो गवर्नर हाउस में नहीं हो सकता। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का निर्णय भी जब होगा, जब भी कोई डिफेक्शंस होंगे, जब भी कोई सरकार पूर्णमत से अल्पमत में आएगी, इस प्रकार की स्थिति होगी, तो उसका जो निर्णय है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा, वो गवर्नर हाउस में परेड करा के या किसी और अन्य तरीके से नहीं होगा। केवल ये हाथ बांधे हैं मुंबई निर्णय ने। जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ कि मुंबई निर्णय में एक प्रेसिडेंट्स रूल को गलत बताया गया, 3 को सही बताया गया, लेकिन उन 3 की कोई बात नहीं करता। उन 3 को किस आधार पर सही बताया गया उसकी कोई बात नहीं करता। उसमें स्पष्ट रूप से जब कह दिया गया कि भाई यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट को जो देखना है कि गवर्नर का जो रिकमेंडेशन था वो सही है या गलत है, उसकी मेरिट्स पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ये 7 जज का मुंबई निर्णय कहता है। और इसलिए जब इस प्रकार की बात आती है कि साहब की ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जी नहीं, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट में इस जजमेंट में ही ये कहा गया है कि यदि संविधान के जो मूल अवयव है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो संविधान का जो मूल ढांचा है, यदि उसके साथ खिलवाड़ हो या देश की सुरक्षा या संरक्षा को संकट हो तो प्रेसिडेंट रूल लगाना कतई उचित है। और जो भी रिकमेंडेशन किया जाएगा उसमें केवल 3 चीज़ें देखेगा कोर्ट, केवल 3 चीज़ें जी, केवल 3 चीज़ें। क्या गवर्नर के पास मटेरियल था? ऐसा तो नहीं कि कोई मटेरियल ही नहीं था और वैसे ही उठा के मन मर्जी से और कह दिया कि भाई हाँ इसको बर्खास्त करो। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। तो क्या पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पास
मटेरियल नहीं है। इतना मटेरियल है कि आप जो है रोज़ इस सरकार को बर्खास्त करो, इतना मटेरियल है। दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि मटेरियल रेलेवेंट होना चाहिए। तो मटेरियल रेलेवेंट नहीं है क्या? जो बेसिक स्ट्रक्चर का क्या उदाहरण? बेसिक स्ट्रक्चर पश्चिम बंगाल में जो भी बात कही जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर है भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता। बेसिक स्ट्रक्चर है इक्वल राइट टू इक्वालिटी। बेसिक स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म। बेसिक स्ट्रक्चर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बेसिक स्ट्रक्चर है रूल ऑफ लॉ। इनमें से किसका पालन हो रहा है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं पश्चिम बंगाल में? जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की बारी थी उस समय प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया गया? आपके पास क्या उस समय मटेरियल नहीं था कि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन संभव नहीं है? इलेक्शन कमीशन से लिखवा लेते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते इनके राज्य में। पूरे इसके प्रमाण हैं आपके पास, पूरे टोटल कंप्लीट। शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल सही कहा। शुभेंदु अधिकारी ने प्रेसिडेंट रूल की मांग की है। पूरी जनता चाहती है कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगे। और यदि राजनीतिक रूप से कुछ इनको आपको सरकारों को दिख रहा है कि साहब की राजनीतिक रूप से कुछ नुकसान हो जाएगा, तो भाई आप तो सरकार में नहीं हो और क्या नुकसान हो जाएगा? जब तक कि आप अपना दम खम नहीं दिखाओगे, जब तक कि ये नहीं दिखाओगे कि आपके पास रीढ़ की हड्डी है, जनता आपको कभी कन्विंस होकर वोट नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने 2021 में आपका पलायन देखा है। और इसका फ़ायदा ममता दीदी कैसे उठा रही हैं? आज उन्होंने एक नया लॉ पास कर दिया रेप के विरुद्ध, लेकिन आप जानते हैं उसमें कैच क्या है? और उसमें क्या है कि साहब की रेप के लिए जो है वो यदि डेथ हो जाएगी या वेजिटेटिव स्टेट में हो जाएगा कोई, तो उसमें डेथ सेंटेंस होगा। सुप्रीम कोर्ट 25 बार कह चुका है कि भाई अकेले डेथ सेंटेंस आप नहीं रख सकते। उन्होंने तो धारा 303 हुआ करती थी, उसको भी मॉडिफाई कर दिया। धारा 303 होती थी पुरानी आईपीसी में। उसमें यह था कि यदि कोई व्यक्ति जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भोग रहा है, यदि वो किसी की हत्या कर देता है तो उसका केवल एक ही पनिशमेंट होगा और वो है डेथ। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना इसको। तो अब यहाँ इन्होंने ये तो किया है, इनको पता है कि भाई ये जाएगा प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए, तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी कि भाई वो गया है प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए। और जिस प्रकार से आजकल होम मिनिस्ट्री चल रही है उसमें लगता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे इसको पारित भी कर देंगे। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक अवयव डाला गया है वो ये डाला गया है कि साहब कोई भी रेप का केस जो है रिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा। सुन रहे हैं आप? अभी तक पॉक्सो एक्ट में, सीआरपीसी इत्यादि में, आपकी जो नई बीएनएस बनी है इसमें इत्यादि में ये है कि साहब की रेप पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। अब इस नए कानून में कहा जा रहा है कि रेप की जो घटना है उसकी भी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। संभव है क्या? क्या यह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? कोई भी, आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ से आती है? फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल 19(1)A से आती है कि इसमें यही कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी इफेक्टिव, फॉर इट टू बी इफेक्टिव द प्रेस ऑल्सो हैज़ टू बी फ्री। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इंडियन एक्सप्रेस केस में सबसे पहले किया था उन्होंने सन 50 में, पहला मेजर जजमेंट है। और वहीं से फ्रीडम ऑफ प्रेस इसमें आई थी। और जो रेस्ट्रिक्शंस जो बताए गए हैं उसमें आर्टिकल 19(2) में कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या लगाए जा सकते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि साहब कि रेप के ऑफेंस को रिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा। ओवर रीच है। दिस विल नॉट स्टैंड इन कोर्ट, वो अलग बात है। लेकिन जब ये होम मिनिस्ट्री जाएगा और प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाएगा तो क्या इसको इस दृष्टि से देखेंगे
माननीय गृह मंत्री जी, हम एडवांस में आपको बता रहे हैं कि इसका उद्देश्य जो है वो बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाना नहीं है। इस लॉ का, इस कानून का उद्देश्य बलात्कार के अपराधों को छुपाना है। यह भी एक स्पष्ट संदेश है और यह भी एक इस प्रकार का एक कारण बन सकता है जो कि प्रेसिडेंट्स रूल के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे जो है रूल ऑफ लॉ जो है वो अफेक्ट होता है। और रूल ऑफ लॉ मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में धारा 21 सम्मिलित है, धारा 14, 15, 16 सम्मिलित है, धारा 21 सम्मिलित है और आपके 22, 23 भी सम्मिलित है, धारा 20 भी इसके बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाती है, फ्री और फेयर इलेक्शन इसमें आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल में संविधान के मूल ढांचे का नित्य प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन नित्य उसका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे आरएसएस वालों से कि कृपया इसको जो है आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टि से ही देखें। डेमोक्रेसी में एक बार लाइसेंस मिल जाने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो संविधान की ही हत्या कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।